नजर आएगा। नमस्कार, एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ, नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी भावना नैयर। धन्यवाद शहला, सुप्रभात। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों, और जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो प्रधानमंत्री का यूएई दौरा है, जो 2 दिवसीय का दौरा है, आज उसका दूसरा दिन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी में बैप्स मंदिर का करेंगे उद्घाटन। साथ ही रक्षा मंत्री के साथ भी होगी उनकी द्विपक्षीय वार्ता। साथ ही अनेक और भी आयोजन है जहां प्रधानमंत्री यूएई में शिरकत करेंगे। साथ ही इंडोनेशिया में अगर बात करें तो आज आम चुनाव है। उधर अगर बात करें त्योहारों की शहला, तो आज बसंत पंचमी का त्योहार है और आज माँ सरस्वती को पूजा जा रहा है। बिल्कुल, तो कई बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, साथ ही साथ संस्कृति और सभ्यता और इससे जुड़ी खबरों पर भी आपको दिखाएंगे अपडेट। फिलहाल हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे का आज दूसरा दिन। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। अबू धाबी में 50 वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS मंदिर का करेंगे उद्घाटन। यूएई दौरे के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने की राष्ट्रपति अल नहयान के साथ की प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्र पर हुए हस्ताक्षर। UPI से जुड़ी साझेदारी की हुई शुरुआत। भारतीय समुदाय ने मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारों से PM मोदी का किया भव्य स्वागत। अहलन मोदी कार्यक्रम में PM मोदी ने कहा, दुनिया की किताब पर वक्त की कलम से भविष्य लिख रहे भारतीय यूएई, विकसित भारत को बताया हर भारतीय का लक्ष्य। केंद्र सरकार का प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का आग्रह। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवाओं पर प्रतिबंध 2 दिन और बढ़ाया। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा की सीमाओं पर सुरक्षा चाक चौबंद। पाकिस्तान में सस्पेंस हुआ खत्म। पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के PM पद के उम्मीदवार। जरदारी ने दिया समर्थन। इंडोनेशिया में आज आम चुनाव के लिए मतदान। आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदीय और स्थानीय प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 20.4 करोड़ लोग करेंगे मतदान। और देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का त्योहार। मां सरस्वती की आराधना कर मांगा जा रहा है बुद्धि, ज्ञान, कला और संगीत का आशीर्वाद। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। जी हां, और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे की। तो 2 दिवसीय इस यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत आज दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के साथ द्विपक्षीय बैठक के साथ होगी। बैठक में दोनों ही देशों के बीच पहले से मजबूत साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक के बाद PM मोदी भारत मार्ट का शुभारंभ करेंगे। इस नए बाजार का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को और ज्यादा मजबूती देना है। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में विश्व नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे। वो अबू धाबी में 50 वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के BAPS मंदिर का लोकार्पण करेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा की अबू धाबी से ये खास रिपोर्ट। 14 फरवरी को पूरी दुनिया एक बार फिर सनातन संस्कृति के दिव्य स्वरूप को देखेगी जब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के संयुक्त दृष्टिकोण की विराट अभिव्यक्ति है अबू धाबी का BAPS हिंदू मंदिर। दो संस्कृतियों का संगम जो इसे प्रयाग जैसा तीर्थ जैसा बना देता है, तो वहीं भारत से बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने का भी इसे गौरव हासिल है। मंदिर का निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा किया गया है। मंदिर बेजोड़ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। 27 एकड़ भूमि में फैला हुआ ये मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। मंदिर निर्माण पर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। मंदिर की लंबाई 262 फीट, चौड़ाई 108 फीट और ऊंचाई 180 फीट है। मंदिर में 7 शिखर और 410 स्तंभ हैं। 12 गुंबद पिरामिड की आकृति में बने हैं। मंदिर के निर्माण में 40,000 घन मीटर संगमरमर और 180,000 घन मीटर बलुआ पत्थर लगा है। मंदिर में सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। भूकंपीय गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के लिए 300 से ज्यादा सेंसर मंदिर में लगे हैं। अबू धाबी का ये हिंदू प्राचीन मंदिर निर्माण कला और आधुनिक तकनीक का अद्भुत नमूना है। दो संस्कृतियों के बीच का एक बड़ा महोत्सव है। हम कह सकते हैं कि ये एक अरेबियन संस्कृति और हमारी सनातन भारतीय संस्कृति, दो संस्कृति के बीच का एक सेतु बन रहा है और इसका महोत्सव का एक जो आनंद है, उमंग है, उत्साह है, बड़े पैमाने पर हर व्यक्ति के दिल में एक अनोखा दिखाई दे रहा है। ये जो महोत्सव है उसके पीछे कहानी तो 25 साल पुरानी है। 25 साल पहले परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज जो BAPS संस्थान के गुरुदेव रहे हैं, तो उन्होंने 1997 में यह संकल्प किया था कि अबू धाबी में एक बड़ा मंदिर बनाना है और उस वक्त किसी को भी ये कल्पना नहीं थी कि ये हो सकेगा, लेकिन महापुरुषों के संकल्प में एक ताकत होती है, एक शक्ति, ऊर्जा होती है, तो इसका अनुभव आज हो रहा है। यूं तो अबू धाबी में मंदिर निर्माण की परिकल्पना 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज जी द्वारा की गई, लेकिन अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद इस सपने को साकार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2017 में अबू धाबी के तत्कालीन युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मंदिर के लिए 27 एकड़ जमीन उपहार में दी और 2018 में UAE के दूसरे दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे शाही परिवार और 250 से अधिक स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 11 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के लिए शिला पूजन किया। 2019 में इस मंदिर को मैकेनिकल प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला और ये विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना। जी, एक कमल की तरह लग रहा है। ये रेगिस्तान में पिंक कमल है, तो वैसा ही फील हो रहा है। और बेसिकली कमल का काम होता है शांति फैलाना। कमल को देखो तो शांति लगती है और यहाँ का भी मैसेज यही है, प्यार, शांति और सद्भावना। 7 शिखर जो हमने रखे हैं वो 7 एमिरेट्स की यूनिटी का प्रतीक है। और उसी के साथ साथ जब प्रमुख स्वामी महाराज ने भी, हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने जब इस मंदिर की संकल्पना करी थी, तभी भी उन्होंने यही कहा था कि इस मंदिर के द्वारा सारे जितने भी धर्म, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, एक ऐसा मंदिर हो अबू धाबी में जो उन सभी को एकजुट करे, उन सभी को एक साथ लेकर आए। ये ट्रेडिशनल मंदिर अपने आप में 2 चीज़ों के लिए सबसे अलग होगा। एक वो ये कि भारतीय संस्कृति को कैसे आने वाले हजारों सालों तक आने वाली सनातन धर्मों की नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करेगी, और दूसरा ये जैसे हमारे ऋषि मुनि कह गए, हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज का जो सपना था उसे साकार होते हुए देख सकते, और प्रधानमंत्री मोदी का जो क्लियर विजन है उसे आप इस मंदिर के थ्रू देख सकते हैं। वैदिक वास्तुकला से प्रेरित इस मंदिर के डिजाइन में अलग अलग मंडप बने हैं। अयोध्या के श्री राम पुराण और पंचतंत्र की कहानियों की अद्भुत नक्काशी की गई है। मंदिर के साथ शिखर में अलग अलग देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मुख्य गुंबद में भगवान स्वामी नारायण, अन्य गुंबदों में श्री राम दरबार, श्री राधा कृष्ण, जगन्नाथ भगवान, वेंकटेश्वर और भगवान अयप्पा की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। मंदिर में सनातन संस्कृति के प्रतीक के साथ साथ अरब संस्कृति, मिस्र संस्कृति और अन्य सभ्यताओं के दृष्टांतों के 14 चित्रण भी उकेरे गए हैं। अबू धाबी हिंदू मंदिर के गुंबदों का सद्भाव का गुंबद कहा गया है।
यहाँ एक कृत्रिम झरना भी बनाया गया है जो गंगा, जमुना, सरस्वती के जल से अभिसिंचित है। मंदिर के बाहरी भाग को बनारस के गंगा तट जैसी अनुभूति देने की कोशिश की गई है। अरब क्षेत्र में इस मीनार के माध्यम से श्री राम कथा, कृष्ण कथा की अभिव्यक्ति, बनारस की तरह की संध्या आरती, विग्रह के समक्ष अखंड दीप का प्रज्वलन और आरती की सुर लहरियों से संयुक्त अरब अमीरात के इस मरुद्यान में भक्ति की नई धारा बहेगी। अबू धाबी में ये मंदिर समूचे भूभाग में एक मरुद्यान जैसा है। ये मंदिर समूची दुनिया को, दोनों देशों के प्रगाढ़ होते संबंधों को व्याख्यायित करेगा। ये मंदिर सनातन संस्कृति के मूल्यों को पूरी दुनिया में प्रवाहित करेगा। साथ ही साथ ये मंदिर भारत भारतीयता को नए सिरे से पूरी दुनिया के सामने रखेगा। ये मंदिर दुनिया को बताएगा कि कैसे भारत भारतीयता में सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है और कैसे ये मंदिर बताएगा कि भारत विश्व बंधुत्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम की नीति में विश्वास करता है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी और सहयोगी मेघना देव के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, BAPS हिंदू मंदिर, अबू धाबी। तो इस खबर पर आगे बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त भावना एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। बिल्कुल शहला, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी प्रधानमंत्री के यूएई दौरे से जुड़ी तमाम खबरें जारी रहेंगी। स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना है यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। My God, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला। UPI कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस-पास के भोले को बचाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की है। दोनों देशों के बीच सहयोग की नींव को मजबूत करने के लिए कई एक समझौतों और समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। गर्मजोशी भरी ये मुलाकात भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मजबूत रिश्तों को दिखा रही है। यूएई दौरे पर अबू धाबी पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए स्वयं राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान मौजूद थे। पीएम का अभिनंदन बेहद शानदार रहा। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के साथ ही इसे और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ निवेश को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि की। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा व्यापार,
भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा समझौते से जुड़े अंतर सरकारी फ्रेमवर्क, डिजिटल बुनियादी ढांचे, अभिलेखागारों और संग्रहालयों के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी सहमति बनी। दोनों देशों ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में ऐतिहासिक सहयोग की शुरुआत करते हुए भारत के यूपीआई और यूएई के AANI को आपस में जोड़ने से संबंधित समझौता भी किया। दोनों देशों के बीच घरेलू डेबिट क्रेडिट कार्ड्स को भी जोड़ने की शुरुआत हुई। द्विपक्षीय सहयोग में मजबूती को सराहते हुए पीएम मोदी ने यूएई को अपने घर जैसा बताया। आप लोगों के बीच आया हूं तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं, ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहाँ 7 बार आने का अवसर मिला है, यानी ये हमारी निकटता है। मुलाकात के दौरान पीएम ने अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर के लिए विशेष रूप से आभार जताया। प्रधानमंत्री बुधवार को इस मंदिर का शुभारंभ करेंगे। आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था और मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में भी जबरदस्त उत्साह है। अबू धाबी में होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। पीएम के अभिनंदन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। अपने बीच पीएम मोदी को पाकर लोगों का उत्साह आसमान से बातें कर रहा था। पूरी फिजा भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। लोगों से मिले इस प्रेम और स्नेह पर पीएम मोदी ने आभार जताया। इतनी भाव विभोर हूँ कि सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। जन्मभूमि में राम मंदिर, कर्म भूमि में एक और मंदिर। मोदी जी, आप पूरे विश्व का गर्व हो, हम सबके सिर का ताज हो। आहलान मोदी। प्रधानमंत्री जी के आगमन से हम सभी का दिल बाग बाग हो गया है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस पल को कैसे बयां करूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, पर यह पल सच्ची में बहुत सुनहरा और खुशी का पल था। मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। पीएम का ये दौरा भारत और यूएई के संबंधों में बढ़ती घनिष्ठता को तो दिखा ही रहा है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए द्वार भी खोल रहा है। अश्वनी मिश्र और मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अबू धाबी का जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। मौका था एहलन मोदी कार्यक्रम का, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मीयता के भाव के साथ संबोधित किया। उन्होंने भारत और यूएई के बीच संबंधों की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत यूएई संबंध जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत यूएई की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है, उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि भारत और यूएई का रिश्ता अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा व्यावसायिक साझेदार है और साथ ही 7वां बड़ा निवेशक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत के सहयोग से यूएई को अपनी घरेलू कार्ड प्रणाली को तैयार करने में मदद मिली है। भारत यूएई की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है, उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताने वाले पहले अमीरात के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी को भारत की तरफ से बधाई देता हूं। उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे और इंडिपेंडेंस डे पर
भारत को स्पेस से शुभकामनाएं भेजी, इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री ने एहलन मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए भारतीयों का अभिवादन किया। वे जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में जीप में सवार हुए और हाथ हिलाकर लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। क्या तेरा क्या मेरा सागर गगन है हम सबका, नाम है भारत मेरा। विश्व प्रेम की मूरत हूँ, विश्व मित्र मैं भारत हूँ। और अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान हो उठा। मौका था एहलन मोदी कार्यक्रम का। कार्यक्रम में शामिल हुए यहाँ के भारतीय समुदाय के लोगों में खुशी का भाव साफ नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एहलन मोदी में अपने संबोधन से लोगों को आह्लादित कर दिया। एक गर्व का भाव, एक नए उभरते हुए भारत की झलक दिखी। हम लोगों से जानना चाहेंगे, दादा कैसे प्रधानमंत्री जी के संबोधन की सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात क्या लगी? बहुत अच्छा लगा और यूएई और भारत की मैत्री को बढ़ावा देने के लिए जो बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मोदी जी है तो ये सब मुमकिन है, पूरा मुमकिन है। और डीडी न्यूज़ का भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। नया इतिहास लिखा जा रहा है भारत और यूएई के बीच में। जो भारत और यूएई के रिलेशन है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जब भी वो 2015 में आए थे तभी कोई प्राइम मिनिस्टर भारत का 30 साल के बाद यूएई में आए थे और उसके बाद वो 7 बार आ चुके हैं लास्ट 10 साल में। तो ये एक आपको दिखा रहा है कि भारत और यूएई के संबंध कैसे विकसित हो रहे हैं और कैसे डेवलप हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिसमें भारत का भी प्रोग्रेस है, जो इधर भारतीय रह रहे हैं उनका भी प्रोग्रेस है और इंडिया का भी प्रोग्रेस है। और वो सब मुमकिन है बिकॉज ऑफ मोदी जी। अगर मोदी जी नहीं है तो ये मुमकिन नहीं है। मोदी जी ने जो अब तक किया है भारत के लिए और जो रिलेशन यूएई और इंडिया का जो दिखाया है, मतलब इसका हम लोग सोच भी नहीं सकते, उससे परे है जो भी वो सोच रहे हैं। अभी उन्होंने बोला कि 3rd टर्म जब वो बोले तो जो लोगों ने चिल्लाया वो कितना लॉन्ग चला वो चिल्लाना, वो जो है ना वो बस टच कर गया। अब इससे ज्यादा अब क्या बोलूं। It was really amazing. I like the fact that he's really working towards Indian development in UAE. So it's really amazing to see that. अभी जो हमें भारतीय होने पर कहीं पर भी जाकर हम अपनी भाषा में अपने कल्चर को जो प्रेजेंट कर सकते हैं, वो मुझे लगता है कि इससे पहले इतना संभव नहीं था। हम अपनी जो जड़ों से विमुख होते जा रहे थे, लेकिन अभी हमें लगता है कि जितना हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, जड़ें हमारी ज़मीन में रहेंगी और हम जो है आसमान छुएंगे। और ये सब मुमकिन है क्योंकि मोदी जी हैं। मोदी जी जब कहते हैं कि मैं हूँ तो ऐसा लगता है कि घर का कोई बड़ा हमारे सिर पे हाथ रख रहा है और कह रहा है फिक्र ना करो, मैं हूँ। यही लोगों को आश्वस्त करता है कि भारत एक सशक्त नेतृत्व के जरिए नया इतिहास लिख रहा है पूरी दुनिया के सामने। दोनों देशों की दोस्ती पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण हो और दोनों देश विश्व कल्याण के लिए अपना अहम योगदान दे सके। भारत से दूर रहकर भी भारत से अपनी जड़ों से जुड़कर भारत के विकास में अपना योगदान करना है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी और अपनी सहयोगी मेघना देव के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम, अबू धाबी। तो कह सकते हैं एक नई विकास गाथा लिख रहा है भारत और यूएई और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा यूएई का अपने आप में महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे ज़्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का दौरे का आज दूसरा दिन है। तमाम अपडेट्स उनसे लेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है।
अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे की हम बात कर रहे हैं। वहीं से ज़्यादा अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्र अबू धाबी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की महत्ता की हम लोग बात कर रहे हैं, कल हमने देखा कि कितना भव्य स्वागत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और किस प्रकार लोगों में उत्साह देखने को मिला। ये दिखाता है दोनों देशों के संबंधों की प्रगाढ़ता को। आज का जो कार्यक्रम है वो भी काफी व्यस्त कार्यक्रम है, जहां द्विपक्षीय बैठक होनी है, द्विपक्षीय बातचीत होनी है। वहीं साथ ही साथ जो पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन है वो भी काफी विशेष है। जी, निश्चित तौर से शाला, अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति अब्दुल बिन जायद अल नाह्यान के निमंत्रण पर दूसरी बार गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो इवेंट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, विश्व सरकार संगठन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे बार इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। राष्ट्रपति और जायद अल नाह्यान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो व्यक्तिगत संबंध है उनसे इतर अगर देखें तो ये ऐसा संगठन होता है जिसमें विश्व के 20 से ज्यादा देश जो है बैठते हैं, विचार मंथन होता है। विचार मंथन के बाद जो वैश्विक समस्याएं हैं उनके निदान की कोशिश की जाती है, उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। नहीं तो चिंतन मनन मंथन है और उसके बाद वैश्विक नीतियों को निर्धारित करने के लिहाज से बेहद देखें तो वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर दुबई में विशेष संबोधन होगा इस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और इतिहास रचेंगे। मध्य पूर्व के लिए भारतीयता के एक अनमोल उपहार के रूप में बीएपीएस के पहले हिंदू मंदिर का यहाँ पर लोकार्पण होगा। कल के जैसे कार्यक्रमों की जो आप बात कर रही थी, आहलन मोदी कार्यक्रम का नाम था और आह्लादित कर देने वाला ये कार्यक्रम था। यहाँ के लोगों को, लोग सराबोर थे, एक नई ऊर्जा से। लोग प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद एक नए संकल्प के साथ स्टेडियम से जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात सबको ये लग रहा था कि वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से भारत का सशक्त नेतृत्व समूचे 140 करोड़ भारतीयों को एक गर्व के साथ पूरी दुनिया में स्थापित कर रहा है, तो वह कितना महत्वपूर्ण है और उसका कहीं न कहीं उद्गार दिखा। सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि जो यूएई में 35 लाख से ज्यादा भारतवंशी यहाँ पर काम करते हैं। पैसे के लेन देन के लिए बहुत एक दौर था कि जब पैसे देने के लिए अन्य अवैध माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब वो दौर पूरा का पूरा चला गया है। बैंकिंग सिस्टम के क्रांतिकारी बदलाव के बाद सबसे बड़ा जो बदलाव होने वाला है भारत यूएई संबंधों के जरिए आर्थिक क्षेत्र में, वो होगा कि भारत की यूपीआई इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए यूएई एक अपना जीवन नाम से एक नया इंटरफेस बनाएगा और चंद सेकंड के अंदर यहाँ से भारतवंशी अपने परिवार वालों को पैसे का हस्तांतरण वैसे ही कर सकेंगे जैसे कि हम भीम ऐप या फिर अन्य ऐप के जरिए करते हैं। और भारत की जो डिजिटल क्रांति है, भारत का जो डिजिटल उपलब्धि है वैश्विक स्तर पर, वो भी भारत कहीं ना कहीं साझा कर रहा है यूएई के साथ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2015 के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ, 7 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, यहाँ पर दौरे पर है। दूसरी बार वो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में विशिष्ट अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर पहली बार मध्य पूर्व में और यहाँ के अबू धाबी में पहले बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को बताती है कि दोनों देशों के संबंध जो है रणनीतिक कूटनीतिक स्तर से नहीं, भावनात्मक सांस्कृतिक स्तर से नहीं, एक नए ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, जिसमें वो विश्व शांति के लिए, विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है और दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक काम करने के लिए साझा रूप से उत्सुक।
तो अश्विनी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारत यूएई के जो संबंध हैं वो एक नए दौर में पहुंच रहे हैं और भारत की जो सॉफ्ट पावर का डंका है वो पूरे विश्व में बज रहा है। और बैप्स का जो आज ये हिंदू मंदिर का उद्घाटन है अपने आप में एक जीवंत प्रमाण है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार किसानों की मांगों को सुनने के लिए हमेशा तत्पर भी रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से आम जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाने की सलाह दी है। साथ ही ऐसे तत्वों से बचने के लिए भी कहा है जो किसानों को बदनाम कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को एमएसपी पर स्थायी समाधान खोजने का भरोसा दिया। आपकी हमने अधिकतर मांगे मान ली हैं, बाकी मुद्दों पे चर्चा जारी रखी है। दूसरा, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि एमएसपी पे वो कानून बनाएंगे। राहुल जी, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, क्या किया आपने एमएसपी पे? ये देखिए, ये कांग्रेस का असली चेहरा दिखाता है। यूपीए के 10 साल में कुल मिला के 5,50,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने खर्च किया, यानी कि किसानों को सिर्फ 5,50,000 करोड़ रुपया मिला 10 साल में यूपीए के। 3 गुना से ज़्यादा पैसा मोदी सरकार ने किसानों को दिया, खरीद भी दुगने से ज़्यादा और दाम भी। ये हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, लागत प्लस 50% मुनाफा सुनिश्चित किया। देखिए, मैं आम किसान से पहले तो ये निवेदन करूंगा कि आम जनता की बातों को, आम जनता के कठिनाइयों को भी समझते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि कोई ऐसे तत्व इस तरह के घटनाओं को बढ़ावा दे करके किसानों को बदनाम कर सकता है। इस बीच हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को 2 दिन और बढ़ा दिया है। किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह से ही पुलिसकर्मी सड़कों पर नियमित रूप से गश्त लगाते हुए जुटे हुए हैं। अंबाला छावनी और शहर सहित जीटी रोड पर अनेक स्थानों पर नाके लगाए गए हैं। इधर दिल्ली की बात करें तो यहां भी सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। हर जगह पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दिल्ली से सटी सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटी दिल्ली की सीमा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली की सीमा पर पुलिस का सघन चेकिंग का अभियान जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की पूरी तैयारी है। तो सरकार किसानों के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 10 वर्षों में प्रमुख खाद्यान्नों का एमएसपी 40 से 60% तक बढ़ चुका है। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में करीब 35% तक की वृद्धि दर्ज हुई है और लगभग इतनी ही ज्यादा खरीद भी हुई है। उत्पादकता बढ़ी है और कई योजनाओं के क्रियान्वयन से किसानों की आय में तेजी से वृद्धि भी हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक में देश के सफल किसानों में से 75,000 की सफलता की कहानियों का संकलन किया गया है। इनमें ऐसे किसानों की गाथा है जिन्होंने अपनी मेहनत एवं केंद्रीय योजनाओं के जरिए अपनी आमदनी को पिछले 5-6 वर्षों में दोगुने से अधिक बढ़ाने में सफलता पाई है। वर्ष 2013-14 में केंद्र सरकार ने किसानों की स्थिति पर सर्वे कराया था। तब प्रत्येक किसान परिवार की औसत मासिक आय 6,426 रुपए थी। इसके आधार पर केंद्र ने कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ाया, किसानों को नवीनतम तकनीक दी, जिसका असर हुआ कि 2018 और 19 में किसानों की आमदनी बढ़कर 10,218 रुपए हो गई। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2013-14 के 27,662 करोड़ रुपए के बजट को करीब 5 गुने बढ़ाकर 2024-25 के अंतरिम बजट में 1.27 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। समिति की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने गंभीरता से अमल करते हुए किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया था और इस पर तेजी के साथ काम हुआ। परिणाम भी सामने आया। आंकड़ों के अनुसार 2014-15 में एमएसपी पर कुल खरीद 761.40 लाख टन थी, जिसके लिए 1.06 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2022-23 में खरीद बढ़कर 1062.69 लाख टन हुई, जिस पर 2.28 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ।
नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से घोषित उम्मीदवार आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। प्रत्याशियों की घोषणा रविवार को कर दी गई थी। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी से 7 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। 7 में से 6 प्रत्याशी नए हैं, जबकि सुधांशु त्रिवेदी को एक बार फिर मौका मिला है। और आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा की सदस्य बनने जा रही हैं। वो आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए आज राजस्थान से नामांकन पत्र दाखिल कर सकती हैं। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ रहेंगे। हालांकि पार्टी ने इस संबंध में आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बुलेटिन में आगे बढ़ते, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज दौसा में बालाजी मंदिर में आरती में शामिल होने के बाद बेणेश्वर धाम में हरि मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद में वह बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेंगी। उधर राष्ट्रपति के दौरे को लेकर डूंगरपुर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और आईजीएस परिमला ने डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी कुंदन कंवरिया के साथ बेणेश्वर धाम पर तैयारियों का जायजा लिया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए बवाल को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि बनभूलपुरा दंगे में शामिल 6 और दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और 2 खोखे भी बरामद किए हैं। 8 तारीख को घटना हुई थी, उसमें हमने 3 एफआईआर पंजीकृत किए और इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने इसमें कुछ अभियुक्त पहले जेल भेजे थे। इन्हीं तीनों एफआईआर में आज जो है हमारी टीम ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 लोग जो हैं, जो थाने के बाहर घटना हुई थी, थाना जलाने की जो कोशिश हुई है उसमें गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी जो पुलिस का वाहन था और जो हमारे कर्मचारी से रिवॉल्वर छीना उस मामले में, और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो नगर निगम के व्हीकल थे उनके डैमेज में और उस क्षेत्र में हुए पथराव एवं आगजनी के मामले में हुई है। तो इस तरीके से आज हमने 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। अब तक इस मामले में 36 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। तो चलिए अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारे न्यूज रूम, जहां मौजूद हैं सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, आज के अखबारों ने प्रमुखता किन खबरों को दी है? जी शहला, वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर लिखे जा रहे बेहतर भाग्य के हिसाब से जुड़ी खबर आज पहले पेज पर सभी अखबारों ने ली है। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूएई की यात्रा पर थे और इस दौरान उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया और इसके अलावा 8 समझौते भी हस्ताक्षर किए गए दोनों देशों के बीच, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उसमें है रुपे कार्ड और दूसरा यूएई में अब यूपीआई। इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है। और अगली खबर भी यूएई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन से जुड़ी हुई है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान के बलुआ पत्थर से ये मंदिर बना है और इस मंदिर की क्या कुछ खासियत है, उस तमाम तथ्यों के साथ इस खबर को लिया है। इसके अलावा एक और खबर जो आज सभी अखबारों में हमें पहले पेज पर देखने को मिली है, दरअसल सरकार वार्ता के लिए किसानों के साथ लगातार तैयार है और एक बार फिर सरकार ने दोहराया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अनुराग सिंह ठाकुर ने एक बार फिर ये बात कही कि किसानों के हित के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है, केंद्र प्रतिबद्ध है और इसके लिए किसान आए और आंदोलन करने की जगह, प्रदर्शन करने की जगह बातचीत करें। तो इस खबर को भी आज सभी अखबारों ने लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कल जेईई मेन के परिणाम सामने आए, जिसमें 23 अभ्यर्थियों ने 100 अंक हासिल किए हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर है और इस खबर को भी आज सभी अखबारों
अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। जो 23 अभ्यर्थी हैं वो भारत के अलग अलग राज्यों से हैं। और इसके अलावा एक और खबर हिंदुस्तान अखबार ने अपने बिजनेस पेज पर ली है और बताया है कि सरकार के निर्देश पर सभी बैंक साथ मिलकर अब ऐसे मानक तैयार कर रहे हैं जिसके माध्यम से ऑनलाइन ठगी की जो राशि है वो आसानी से वापस मिल सके। जी हाँ, जिस तरह से डिजिटल की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन जो ठगी है उसकी वारदात भी लगातार बढ़ रही है। तो केंद्र सरकार अब इसके लिए भी मानक तय कर रही है। और चलते चलते बात कर लेते हैं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इसे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का नयापन बताया। उन्होंने कहा कि ये मेरा नया राजनीतिक जीवन है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की सीट बढ़ाने के लिए मैं लगातार कोशिश करूंगा। तो आज के अखबारों में ये है अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई प्रमुख और अहम खबरें। तो विभिन्न क्षेत्रों की जो खबरें हैं अखबार में प्रकाशित हुई हैं संध्या, उनको इतने कम समय में समेटने के लिए और हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरें देखने का फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान में सस्पेंस हुआ खत्म। पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के पीएम पद के उम्मीदवार। जरदारी ने समर्थन देने का किया आश्वासन। इंडोनेशिया में आम चुनाव के लिए वोटिंग आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदीय और स्थानीय प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 20.4 करोड़ लोग करेंगे मतदान। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी ओपन डिबेट में विश्व स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अपने विचार किए साझा। खाद्य सुरक्षा को अहम बताते हुए कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के जवाब में विश्व स्तर पर कार्रवाई उन्मुख कदमों का समर्थन करने में सबसे आगे रहा है। अमेरिका, इजराइल, मिस्र और कतर के वार्ताकार काहिरा में इजराइल हमास युद्ध का समाधान निकालने में विफल रहे। इस बीच इजरायली टैंकों ने रफाह के पूर्वी इलाके में सोमवार को रात भर गोले बरसाए। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की सीमा अधिकारी पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया। अमेरिका के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण लोगों को हुई काफी दिक्कतें। स्कूलों को करना पड़ा बंद। कनेक्टिकट के निवासी सड़कों से बर्फ हटाने में जुटे। पूर्वी तुर्की में सोने की खदान में भारी भूस्खलन के बाद 9 खनिक लापता हैं। गृह मंत्री अली येरलिकाया ने कहा है कि बचाव कर्मी लापता खनिकों की तलाश कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के चंपावत और हरिद्वार जिलों में 6,900 करोड़ रुपए से अधिक की 38 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ साथ उन्होंने राज्य के लिए कई घोषणाएं भी की। चालू वित्त वर्ष के तीसरी तिमाही में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस का मुनाफा 58.5 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी ने 24.32 करोड़ रुपए का नेट मुनाफा दर्ज किया था। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर कंपनी की नेट मुनाफा में गिरावट दर्ज की गई। तीसरी तिमाही में यह आंकड़ा घटकर 1931.25 करोड़ रुपए हो गया। बंद पड़ी विमानन कंपनी गो फर्स्ट के लिए राहत बड़ी खबर है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने बंद पड़ी इस कंपनी के समाधान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा 60 दिनों के लिए बढ़ा दी है।
कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पंजाब के एक किसान को 14.3 टन मोटा अनाज और उससे निर्मित उत्पादों को ऑस्ट्रेलिया में निर्यात करने की सुविधा दी है। भारत का कोयला आयात दिसंबर 2023 में सालाना आधार पर 27.2% बढ़कर 2.3 करोड़ टन हो गया है। हाल ही में एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। और अब खबरें खेल जगत से। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला कल से राजकोट के मैदान पर। फिलहाल सीरीज 1-1 से है बराबर। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में आयोजित होने वाला 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का 100वां टेस्ट मुकाबला होगा। हालांकि बेन स्टोक्स का कहना है कि उनके लिए यह मायने नहीं है कि यह 100वें टेस्ट में उतरने जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट पिछले साल भारत में आयोजित हुए वनडे विश्व कप के बाद पहली बार कीवी टीम में शामिल हुए हैं। बोल्ट को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध T20 सीरीज के लिए टीम के साथ जोड़ा गया है। बोल्ट दूसरे और तीसरे T20 में टीम के साथ होंगे। स्पेन में चल रहे निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय युवा खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। 10 मीटर एयर राइफल के पुरुष वर्ग में भारतीय युवा निशानेबाजों ने क्लीन स्वीप करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। यूएफए चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के पहले लेग के मुकाबले में रियल मैड्रिड ने आरबी लाइप्जिग की टीम को 1-0 से हरा दिया। रियल मैड्रिड की ओर से ब्राहिम डायस ने एकमात्र गोल मैच के 48वें मिनट में किया। यूएफए चैंपियनशिप लीग के अंतिम 16 के पहले लेग के मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने एफसी कोपनहेगन की टीम को 3-1 से हरा दिया। मैन सिटी की ओर से केविन डी ब्रून, बर्नार्डो सिल्वा और फोडेन ने गोल किए। वहीं कोपनहेगन की ओर से एकमात्र गोल मैटसन ने किया। और अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी पर आधारित फिल्म ए मेरे वतन को 21 मार्च को अमेज़न प्राइम वीडियो पर प्रसारित किया जाएगा। फिल्म में सारा अली खान बतौर मुख्य किरदार में नजर आने वाली हैं। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मिथुन 10 फरवरी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती किए गए थे। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म सरफिरा 12 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। खुद अक्षय कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया का नया गाना गलना जारी किया जाएगा। कृति सेनन ने इस गाने की टीजर जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है। अजय देवगन की आगामी हॉरर फिल्म शैतान के पहले गाने खुशियां बटोर लो का टीजर आज रिलीज किया जाएगा। हाल ही में निर्माताओं ने गाने के पोस्टर साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी। पसंदीदा हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। रिपोर्ट्स की माने तो अब कार्तिक आर्यन और विद्या बालन के बाद माधुरी दीक्षित भी इस फिल्म में नजर आने वाली हैं। मशहूर गायिका और अभिनेत्री विजयलक्ष्मी उर्फ मल्लिका राजपूत का निधन हो गया है। मल्लिका ने सुल्तानपुर स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्तों को लेकर सुर्खियों में रही अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस एक बार फिर चर्चा में है। जैकलिन ने अब सुकेश पर जेल के अंदर रहते हुए उन्हें धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। और आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शहीदों को नमन किया है। जी हां, उन्होंने अपने एक्स संदेश में कहा है कि मैं पुलवामा में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
तो पुलवामा में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर संदेश के द्वारा। नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं। आज देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। माघ शुक्ल पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व बुद्धि और ज्ञान की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। आज कई शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही पवित्र घाटों पर सुबह से ही स्नान ध्यान का क्रम जारी है। विशेषकर विद्यार्थी मां सरस्वती से विद्या, ज्ञान और कला का आशीर्वाद मांग रहे हैं। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर महाकाल की नगरी उज्जैन में भी बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही महाकाल की विशेष आरती भी की गई। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। तो ये उज्जैन के महाकाल की तस्वीरें, जहां बसंत पंचमी के पावन पर्व के दिन आरती और पूजा अर्चना की जा रही है। बात करें अगर बनारस की, तो यहाँ भी बसंत पंचमी का पर्व आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घाटों पर श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये बनारस के घाटों की तस्वीर, जहां भक्त लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि देश भर के मेरे परिवारजनों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की अनंत शुभकामनाएं। और अब वक्त है एक खूबसूरत पहल को जानने का। तेलंगाना के निर्मल शहर में साल 2016 में शुरू हुआ फूड बैंक गरीबों, खासकर भूख से पीड़ित अनाथों और भिखारियों के लिए वरदान बन गया है। यह बैंक हैदराबाद से लगभग 220 किलोमीटर दूर इस छोटे से शहर में सैकड़ों लोगों की भूख की जरूरतों को पूरा कर रहा है। गरीबी, भूख और लाचारी, ये वो शब्द हैं जिन्हें कोई अपने जीवन में लाना नहीं चाहता, पर बहुत से लोगों का बचपन, जवानी और बुढ़ापा ऐसे ही हालातों से संघर्ष करते बीत जाता है। पर कई लोग हैं जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, और जब मजबूरी से जूझकर खुद सशक्त बनते हैं तो दूसरों को उन हालातों से निकालने की ठान लेते हैं। और ऐसी ही शुरुआत है ये फूड बैंक। जरूरतमंदों की मदद करने के विचार ने रूप ले लिया फूड बैंक का। 8 जनवरी 2016 को तेलंगाना के निर्मल शहर में शुरू हुआ ये फूड बैंक हर दिन सैकड़ों लोगों की भूख मिटाता है। मैं निर्मल में बैंक में काम करता है। मेरा क्या है, मैं 7 साल से खाना डाल रहा हूँ गरीब को। तो क्या है, मैं हर हफ्ता संडे खाना डालते थे। जो क्या है, अभी वो संडे खाना डालते तो गरीब को अच्छा डेली हर दिन खाना पूछ रहा है गरीब लोगों को। तो उस दिन क्या है, मैं सोचा था गरीब को डेली खाना डालने का सोचा था हर। तो अभी 1 साल से मैं खाना डाल रहे हैं। बहुत मुश्किल से खाना डाल रहे हैं। क्या क्यों बोलो तो अभी मेरा छोटा नौकरी है, छोटा परिवार है। तो उसको क्या है, अभी घर को संभालना पड़ता है, खाना भी गरीब को संभालना पड़ता। तो क्या है, तो मेरा सैलरी में कितना आ रहा है, 50% मैं गरीब को खाना डालने को ये डाल रहा है। तो क्या है, मेरे घर वाला भी सपोर्ट कर रहा है मेरे को। एवरी वीक संडे हम लोग इसी तरह काम करते थे। सब लोग जो खाना नहीं मिले सो पर्सन पेट भर खा के खुशी रहता था, हमारे को अच्छा आशीर्वाद देते। हमारे को वो संकल्प बहुत अच्छा लगा। ये एवरीडे करेंगे बोल के सब हमारा दोस्त बैठ के बात करके सीधा रातोड़ का प्लान से हम लोग 365 डेज, एक साल में 365 डेज ये खाना बांटने के लिए हम लोग सब लोग मिलजुल के काम करके एक शेड लिए, एक खाना पकाने वाले को रख लिए, सब सामान खरीद के पर डे हम लोग कुकिंग करके जो ऑफिस जो काम को जाने के टाइम पे किधर खाना नहीं मिलता, जिधर नीडी पीपल रहता उसको खाना देने में हम लोग एवरीडे काम करते हैं। केवल 5 किलोग्राम चावल से इस फूड बैंक की शुरुआत हुई थी, जिसकी मात्रा दिन ब दिन बढ़ती गई। एक परिवार की पहल अब कई परिवारों की एक टीम में परिवर्तित हो गई है। टीम के सदस्यों की मदद से
स्वच्छ और पौष्टिक खाना तैयार होता है और फिर जरूरतमंदों, अनाथों और मजदूरों को बांटा जाता है। फूड बैंक का जो भी है प्लान पूरा हमारा दोस्त का है, वो दोस्त श्रीधर राठौड़ है। मैं बहुत खुशी से बोल रहा हूँ कि इन्हें जो काम कर रहा है गरीबों के लिए, जो पैसे दिए तो उन्हें क्या करना है उसको समझ में नहीं आएगा, मगर जो जिसको भी खाना खिलाए तो पेट भर खाना खिलाए तो उन्हें जिंदगी भर याद रख लेता है। ये तो बहुत अच्छी काम कर रहा है मेरा दोस्त। कोविड महामारी से उत्पन्न लॉकडाउन अवधि के दौरान इस फूड बैंक ने कई लोगों की जान भूख से बचाई। इससे उन्हें बहुत मदद मिली। आज कई लोगों ने इसमें मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं और वित्त प्रदान करने से लेकर भोजन वितरित करने तक जरूरतमंदों तक पहुंचने में रसद का भी ख्याल रखते हैं। ये फूड बैंक हर दिन लगभग 250 जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। ये वास्तव में एक ऐसा बैंक बन गया है जिस पर गरीब भी पैसा लगा सकते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए तेलंगाना के निर्मल शहर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर बिजली भी गिर सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में अभी बादलों की लुका-छुपी का दौर जारी रहेगा। वहीं बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में, यहाँ हल्की बारिश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। साथ ही दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तमिलनाडु में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं यूएई में बने एशिया के सबसे बड़े मंदिर की खूबसूरत झलकियों के साथ। जी हाँ, यूएई का ये सबसे बड़ा मंदिर है और आप भी इस झलकियों का आनंद लीजिए। और एक बार फिर से बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद है वो हमेशा आप पर बना रहे। इसी के साथ मुझे शैला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।